गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अश्विनी एंड आई वेलकम टू आइडियल कोचिंग्स। तो आज है 18th ऑफ नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल को, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सारे एडिटोरियल्स के बारे में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो रेडी हो आप लोग भी? देखो, सबसे पहले एक ये साइड में न्यूज़ आई हुई है, ये फ्रंट पेज पे तो आज ऐसा कुछ था नहीं, ये वाली न्यूज़ देखो। वेट, ठीक है, ये पुराना केस है वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। न्यू पाक लॉ अलाउज टू जाधव टू फाइल अपील। एक भारत का नागरिक थे कुलभूषण जाधव, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुलभूषण जाधव। जिसने नहीं सुना उसके लिए स्पेशली, ठीक है। देखो, कुलभूषण जाधव 51 ईयर के पर्सन है, ठीक है, इंडियन नेवी ऑफिसर है, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। इन्हें अप्रैल 2017 के केस में एस्पॉन्ज यानी जासूसी के केस में, टेररिज्म फैलाने के केस में पाकिस्तान ने इन्हें क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। देखो, जैसे ये मैं एक रफली बना देता हूँ, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इधर कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ एक बाउंड्री शेयर करती है यहाँ पर कंट्री ईरान, ठीक है। तो 2017 के अंदर यहाँ पर अरेस्ट किया गया था ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आई बात समझ? ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट किया गया था कुलभूषण जाधव को, ठीक है। और इन पर चार्ज लगाया गया कि भाई ये क्या कर रहे थे उस टाइम पर इन पर एस्पियंज मतलब जासूसी वगैरह करने का, पाकिस्तान की जासूसी करने का, इन पर ऐसे टेररिज्म का चार्ज लगाया गया, ठीक है। और इनको मैक्सिमम पेनल्टी जो वहाँ की है, डेथ की सजा सुना दी गई 2017 के अंदर, ठीक है। तो अभी इंडिया के थे और ऊपर से नेवी ऑफिसर थे, तो इंडिया क्या कहाँ चला गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, देखो फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब जरा इसके बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कि ये क्या चीज है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ठीक है। वर्ल्ड के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई क्राइम होता है किसी तरीके से, तो वहां पर डील करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जितनी भी कंट्री हैं, यूनाइटेड नेशन में जितनी कंट्री हैं, टोटल कंट्री, सारी कंट्री के एक जो जज होते हैं उसका यहाँ पर मेंबर होते हैं, ठीक है, मतलब सारी कंट्री इसके मेंबर है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसमें यूनाइटेड नेशन मतलब आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था उस टाइम पर, जब मतलब भारत गया था वहां पर, ठीक है। और उसमें बोला था कि आप फिलहाल रिव्यू करो अपनी जो आपने डिसीजन लिया है। किसे कहा ऐसा? पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आपने जो डिसीजन लिया है आप इस पर एक बार रिव्यू करो, ठीक है। अगर हम आईसीजी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसके यूनाइटेड नेशन के साथ ही अप्रैल। हेडक्वार्टर कहां पर है? नीदरलैंड की कैपिटल, नीदरलैंड में एक सिटी है हेग, द हेग, ठीक है, हेग एक जगह है, वहां से याद रख लेना, कई बार वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, विच इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीजे, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग रख लोगे। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके आईसीजे के मेंबर होते हैं। 15 जजेस होते हैं इसके अंदर टोटल। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यूज की जाती हैं। एक तो होती है इंग्लिश और दूसरी होती है फ्रेंच। 2 लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रख लेना, इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। फंक्शनिंग की अगर हम एक बार दोबारा से देखें कि रोल क्या रहता है, तो स्पेशली इनका जो रोल है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है किसी 2 कंट्रीज के अंदर, किसी 2 पार्टीज के बीच में, तो उसमें ये डील करते हैं, ठीक है।
किसी भी कंट्री की सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, सोवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, मरीन टाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट ट्रीटी, इन सभी चीजों को ये डील करते हैं। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? अभी समझ में आया? आईसीजे के बारे में कम ऑन, क्या क्या पढ़ा हमने आईसीजे के बारे में? इंटरनेशनल लेवल मतलब फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर द हेग। ठीक है, नीदरलैंड में जगह, ऐसे नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ओके, ज्यादातर कैपिटल्स में ही होते हैं हेडक्वार्टर्स, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कैपिटल में नहीं है, एक अलग सिटी है द हेग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? एक सेकेंड, जस्ट वेट। या दिस वन इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में देख रखेंगे। इंडियन आर्किटेक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में ये हमारा टॉपिक होता है। एसएससी में भी टॉपिक है और आपके यूपीएससी लेवल में भी टॉपिक है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। तो यहां पर एक आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया। देखो अभी बहुत पुराना हो गया कि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछने बड़े मुश्किल है, मतलब पूछे पहले भी कम ही पूछे जाते थे और अभी भी। क्वेश्चन देखो, सब्ज बुर्ज रिस्टोर्ड टू इट्स मुगल एरा ग्लोरी। अब ये क्या है? सब्ज बुर्ज क्या है? सब्ज बुर्ज आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये इमेज में दिखाई दे रहा है। ये है एक सब्ज बुर्ज, न्यू दिल्ली के अंदर एक मॉन्यूमेंट है एक तरीके का। ठीक है, किसके टाइम पर बनाया गया था? ये मुगल्स के टाइम पर बनाया गया था, मुगल एरा के टाइम पर ये बनाया गया था सब्ज बुर्ज। ठीक है, याद रख लेना एक बार दोबारा से। हिंडन इन अ प्लेन साइट ऑन द ट्रैफिक आइलैंड ऑन द मथुरा रोड with an establishment 60 lakh vehicle passing by annually is one of the Delhi's earliest Mughal era monuments, जिसका नाम क्या है? सब्ज बुर्ज। It has been conserved and restored over the last 4 years using the traditional material, building, craft and the craft techniques favored by the 16th century craftsmen. Okay, यहां से एक और चीज बन के आती है कि कौन सी सेंचुरी का? ये 16th सेंचुरी का है, यानी 1500 से 1510 के बीच में इसे बनाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसे कंजर्व कैसे किया जा रहा है? कंजर्व करने का तरीका देख रहे हो, आज भी ये पूरा पॉलिश जैसे दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है। तो यहाँ पर इनको, जैसे पुराने टाइम पर जो आर्किटेक्चर यूज किया गया था, जो कलर्स यूज किए गए थे, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे कंजर्व किया जा रहा है, इसे संभाल के रखा जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए नेशनल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से नेशनल हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है जितनी भी मॉन्यूमेंट जो जिसे हमें कंजर्व करना होता है। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले हमने एक पेड़ की बात की थी, याद है तुम्हें? हमें क्या नाम था? जैक फ्रूट। कहाँ का था वो? वेरी गुड, ठीक, याद है? जैक फ्रूट का ट्री था। ठीक है, क्या खासियत थी उस ट्री की? 250 साल पुराना ट्री था। ठीक है, जैक फ्रूट, और वो एक बहुत उस पे मतलब कि 10th पीढ़ी थी जो कि उसे कंजर्व करने की कोशिश कर रही थी, और रिसेंटली उसे कोशिश की जा रही है कि उसे नेशनल हेरिटेज का साइट मिल जाए। ठीक है, आगे बात समझ। बेंगलुरु से 40 किलोमीटर राउंड दूर पड़ता था, वहां पर जंगीरा एक गांव था वहां पर। ठीक है, अब देखो, अब ये यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाती है। देखो, इसे बनाया कब गया था? 1530 में। 1530 में इसे बनाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या कह रहा है ये? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल डॉम स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल डॉम स्ट्रक्चर। अब डबल डॉम स्ट्रक्चर क्या सीन होता है भाई इसका? जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ऐसे बना दिया, ठीक है, ये चीज बन गई, ठीक है, ऐसे। अब जनरली होता क्या है, जैसे मान लो इसी इमेज को देखो, इस इमेज को देखो, यहां से ध्यान से देखो, तो ये ऊपर का ये एक डॉम है, ये ऊपर का डॉम है, ये वाली हाइट है जो मैंने अभी बनाई है, ये डॉम है, ठीक है। और दूसरा ये क्या होता है, इसमें ना एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है नीचे अंदर की साइड में, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल डॉम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे?
क्यों? इसका फायदा क्या है? देखो यहां से अगर आप देखो यहां पर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए अगर ये चीज हटा दें, ताजमहल, जैसे मान लो ताजमहल की बात करें, ये हटा दें तो ये हाइट कितनी ऊपर हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी। ठीक है, इस हाइट को रिड्यूस करने के लिए एक डबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम डबल डोम स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे बात समझ? आजकल के टाइम पे सीलिंग चलती है ना, कुछ इसी टाइप में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि जो सब्ज बुर्ज है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो डॉम स्ट्रक्चर तो है लेकिन डबल डॉम स्ट्रक्चर है। किसके एरा में बनाया गया था? मुगल एरा में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1530। हाँ, ताजमहल भी डबल डॉम में आता है। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इस आर्टिकल को हमने पहले भी कवर किया था और आज एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आप लोग बस बताते चलना, आपने इसे पहले भी कर रखा है। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसे कवर किया था, इसे आर्टिकल को, सेम ऐसा ही था। ठीक है, देखो ट्रांसफर एज पनिशमेंट, ट्रांसफर एज पनिशमेंट। एडिटोरियल कवर करने का तरीका क्या? पहले हेडिंग और फिर उसके बाद स्लोली एक एक चीज की रीडिंग करना शुरू करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या समझ में आया हमें। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहां से आज हम पढ़ के देख लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखो, द जुडिशरी फ्लॉड कोलिजियम सिस्टम बेयर्स, मतलब किसकी बात हो रही है? कोई जुडिशरी मतलब कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है। फ्लॉड मतलब गलतियां, कमियां, फ्लॉड मतलब कमियां। कोलिजियम मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें, कोलिजियम में हम ऐसे कहते हैं कि चुनने के लिए कोई ग्रुप, जैसे कोई जज को अपॉइंट करना है तो उसे अपॉइंट करने वाले कौन कौन लोग होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, उन सिस्टम को बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। आई बात समझ? चलो अब देखो द मोस्ट, अच्छा इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कोर्ट में गए हो कभी? कोर्ट में, हाँ जी, क्या होता है वहां पर, किस तरीके से होता है? कभी हियरिंग में गए हो किसी के साथ? बोलो कैसे होता है? चलो थोड़ा सा एक माहौल सा बनाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, अब उसके ऊपर जो भी हियरिंग होती है, जैसे उसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगे, उसने चोरी कर ली, मान लो कोई एक पर्सन है XYZ नाम का, उसने क्या कर लिया, एक कोई सामान चोरी कर लिया, उसे लेकर जाया गया कोर्ट के अंदर, ठीक है, उस पर केस चल रहा था। अभी जो हियरिंग होगी वहां पर, एक तो पहली बात ये कि वहां की जो लैंग्वेजेस यूज करेंगे, जो वर्डिंग यूज करेंगे, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि आप कई चीजों को समझ भी नहीं पाओगे। उसके लिए आपको वकील की जरूरत पड़ती है, राइट? ऐसा ही होता है कि बहुत जैसे आप आज के टाइम पर भी रजिस्ट्री करवाने जाओ, कोई भी जमीन का कोई भी काम करवाने जाओ, तो वहां पर आप जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है जो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आती। एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जुडिशियल सिस्टम का। दूसरी चीज ये कि जैसे जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये एक तरीके की ना, हम एक ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है कि भाई आपने किस हिसाब से आपने ये डिसीजन लिया, कि क्या आपका रीजन था, कि आपने कैसे ये डिसीजन लिया। कहीं हम देखते हैं कि एक ही क्राइम के, एक ही टाइप के क्राइम के लिए किसी पर्सन को ज्यादा सजा हुई होती है, किसी को कम, किसी को कुछ और या किसी को कुछ और, ठीक है। मतलब कि वो चाहे जैसे मतलब कि वो डिसीजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जजेस को नहीं पता या ये वो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के टाइम पर हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी है। आज जैसे डिजिटलाइजेशन का जमाना है, उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी है, तो वहां पर भी हमें पता होना चाहिए या लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद आगे क्या, कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कोलिजियम सिस्टम, यानी जब जजों को चुना जाता है, जजों का ट्रांसफर होता है, जजों को हटाया जाता है जजेस को, तो वहां पर किस तरीके से वो काम करते हैं, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल कुछ इसी चीज को लेकर है। देखो, the most obvious aspect of the function of the collegium system of judicial appointment and transfer is to opaqueness,
ठीक है, आई बात समझ। ये क्या है कि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग इस बात पर चर्चा हो रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि किस तरीके से कोलिजियम सिस्टम फंक्शनिंग करता है, काम कैसे करता है, कितनी उसके अंदर आजकल के टाइम पर ओपेकनेस बढ़ती गई है। जैसे ट्रांसपेरेंस होती है वैसे ओपेकनेस होती है। ट्रांसपेरेंस का मतलब जिसके आर पार देखा जाए, मतलब जो क्लियर हो। ओपेकनेस मतलब कि जिसके देखा ना जा सके, मतलब कि जो अनक्लियर हो। आइए बात समझ। Decisions that have no explanation or can only be explained in the terms of one's own perceptions about the functioning of the judges affected by it। मतलब कि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरीके से चूज किया जा रहा है। मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, सपोज साक्षी जज बन गई मान लो कल, ठीक है। अब साक्षी है बहुत ईमानदार, अब मान लो नवनीत है, ठीक है। नवनीत को लगा कि नहीं नवनीत बन गया बड़ा नेता, ठीक है, साक्षी बन गई जज, ठीक है। अभी दोनों बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। अभी साक्षी को लगता है कि भाई मैंने तो शपथ ली, अपना जैसे रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, और इन भाई साहब को लगता है कि भाई हमारे काम में अडंगा पड़ रहा है, तो चलो भाई ट्रांसफर करवा दो, मैसेज लिखो PMO ऑफिस, ठीक है, या जिसे भी जो भी हायर अथॉरिटी होती है। और फिर उधर से क्या हुआ कि अगले दिन इनको ऑर्डर आता है कि भैया आपका ट्रांसफर हो चुका है, आप जाइए वहां पर। आई बात समझ। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों पर डिस्कशन की जा रही है, ठीक है। आगे देखो अभी हुआ क्या है, रिसेंटली एक हमारे चीफ जस्टिस थे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम था संजीव बनर्जी, ठीक है, संजीव बनर्जी, ठीक है। क्या हुआ, याद आ रहा है कुछ? हाँ, दो बंदों के, एक तो मिश्रा जी थे, हाँ ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और एक इनका था, दोनों का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। भंडारी मिश्रा नहीं, ऐसा कुछ नाम था, भंडारी, ठीक है। देखो तो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, वहां के चीफ जस्टिस थे, उन्हें क्या कर दिया गया, संजीव बनर्जी को वहां से ट्रांसफर करके, मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके कहां भेज दिया गया, मेघालय हाई कोर्ट, ठीक है। आई बात समझ। अब देखो हुआ प्रॉब्लम ये है कि भाई हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 साल से काम कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, प्रमोशन होगी ना, कि डिमोशन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, देखो मद्रास हाई कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं, 75 जजेस, और मेघालय हाई कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं, यहां पर ओनली 4 जजेस, ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट में टोटल कितने हैं, 4 जजेस। तो अब इसे क्या माना जाए, इस ट्रांसफर को रूटीन ट्रांसफर का मौका माना जाए या फिर एक पनिशमेंट माना जाए? समझ रहे बात को? जहां पर उस बंदे का एक्सपीरियंस 75 जजों वाला एक्सपीरियंस और ज्यादा हम फ्रूटफुल निकाल सकते थे, और उन्हें कहां भेज दिया, 4 जजेस वाले में। अब वहां पर अपना क्या एक्सपीरियंस दिखाएंगे वो, आगे बात समझ। तो यहां पर ये क्वेश्चनिंग कर रहा है, राइटर क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है मतलब कि गवर्नमेंट से। देखो इन सितंबर 2019 जस्टिस विजय के थालीरामा रिजाइंड आफ्टर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम मद्रास टू मेघालय। ऐसा एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, ठीक है। क्या ये पहली बार हुआ ऐसा पहली बार हुआ? तो आंसर है नो। इससे पहले एक फीमेल जस्टिस थी, सबसे सीनियर मोस्ट जज, मतलब कि पहली ऐसी फीमेल जो सबसे सीनियर मोस्ट जज थी, उन्हें भी क्या किया गया था, 2019 में मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके मेघालय हाई कोर्ट भेज दिया गया था, और फिर उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया था। आई बात समझ? आगे चले। अब देखो दैट वन हाई कोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है दूसरी हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर इस चीज का बात नहीं चल रही कि कौन सी। अब कई लोगों का ये भी तर्क हो सकता है कि इसका मतलब एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जहां पर ज्यादा उनकी जरूरत है उस चीज को, जहां कहां वो अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एज अनदर इज नॉट डिस्प्यूट, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। एंड इक्वली एक्सेप्टेबल is the premises that Chief Justice of India is justly empowered to transfer the head of any high court in the interest of the better administration of justice। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर मान लो आपको लगता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करना है तो वहां पर आपने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा होना भी चाहिए। जजेस का ट्रांसफर होता है, हर एक ऑफिसर का, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। वो किस लिए होता है, ताकि वो अच्छा सर्व कर सके, वहां की जो जिस पोजीशन के लिए उन्हें अपॉइंट कर रखा है उस काम को अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। लेकिन अगर जो चीजें अगर ऐसा हो तो अभी भी ना,
कोई और ही रीजन के खिलाफ अगर उन्हें हटाया जा रहा है या तो इसमें दिक्कत है, ठीक है। आगे देखो, हावेवर, बल्कि इसमें इट इज नॉट क्लियर व्हाई अ senior assigned judge in the another high court and due to elevation could not be accommodated there। एलिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या होने वाली थी, इनकी प्रमोशन होने वाली थी। अभी रिसेंटली 10 महीने पहले इन्हें अपॉइंट किया गया था यहाँ पर, ठीक है, अभी 10 महीने हुए थे इन्हें अपॉइंट किए हुए, और 10 महीने में इन्हें वहां से ट्रांसफर का भी ऑर्डर मिल गया, ठीक है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द identifying the judicial talent for appointments and streamline administrative functions. It would be reasonable to expect that a serving chief justice is given a tenure long enough is high court discharging these functions effectively। मतलब क्या, मतलब ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को की अपॉइंटमेंट करनी है, किसे ट्रांसफर करना है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि उनका जो टेन्योर है वो लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई एक पर्सन हर एक साल में उसका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो उतनी अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। इफ अ चीफ जस्टिस इज नॉट इन लाइन फॉर एन एलिवेशन to the Supreme Court legitimate, question arise whether there was a sufficient reason to transfer the incumbent। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस को ये बात हमें दिखाई दे रही है कि अगर उनका कोई भी प्रमोशन नहीं होने वाला है तो क्या हम उन्हें बस इस रीजन से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डेटा भी दे रखा है कि अप्रोक्सीमेटली कितना, अभी 10 मंथ ही हुए थे बनर्जी साहब को वहां पर आए हुए, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब कि जो ट्रांसफर हुई है एक तरीके की पनिशमेंट है जस्टिस के लिए, जजेस के लिए, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर हुआ कुछ चीज। तो ये वाला टॉपिक है, आप लोग यहां से आगे ये आपके लिए यहां से ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा इस टाइम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पर? आप दोबारा बदलने वाले हैं, अभी बदले हैं, कह रहा कौन है बोलो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।